देखिए बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। 11th क्लास में पढ़ाया गया थोड़ा बहुत। बोले वो 11th की बात ना करिए। अच्छा, बहुत लोग तो 11th की बात ही नहीं करते क्योंकि 11th में कोविड के चक्कर में सब कुछ पढ़ा ही नहीं। देखिए जीरोथ लॉ क्या होता है, हमने जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया गया क्या होता हम नहीं बताने जा रहे हैं, सेकेंड लॉ बताया गया, तो उसके बाद ये बताया गया कि हीट के बारे में वो था कुछ जो था, बाद में बात की जाएगी। तो ये था कि भाई हीट का फ्लो का कारण कौन होता है, भाई किस वजह से हीट फ्लो होती है। तो वह हीट टेम्परेचर की वजह से फ्लो होती है। तो बोले टेम्परेचर के बारे में बताया नहीं आपने, तो एक ऐसा नियम बताओ जो टेम्परेचर का कुछ कंसेप्ट कंटेन करता हो। तो ये कहा गया वो कहाँ रखना चाहिए नियम, बोले पहले वो पढ़ेंगे तब फर्स्ट पढ़ेंगे तब सेकेंड पढ़ेंगे। तो ये ऐसा करो, फर्स्ट वो जो टेम्परेचर वाला बताने जा रहे हो ना उसको बता दो फर्स्ट, फर्स्ट को कर दो सेकेंड, सेकेंड कर दो थर्ड। तो ये हुआ कि भाई फर्स्ट सेकेंड तो डिस्कस हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, तो बोले ये फर्स्ट के पहले रख दो, इसलिए इसकी नंबरिंग क्या दी गई, जीरो, मतलब उस कारण ये था। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर हम ये दो बॉडी ले लें ए और बी, ठीक है, और एक बॉडी ले लें सी, जरा समझिएगा, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये सी बॉडी है। अगर हम इन दोनों के कांटेक्ट जो करें, ये कांटेक्ट कर दिया हमने एडियाबेटिक, मतलब इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हुआ, इंसुलेटिंग यहाँ पर कर दिया, यानी ये इंसुलेटिंग। अभी डायग्राम बनाएंगे, दोबारा बनाएंगे, नहीं दोबारा बड़ा बढ़िया नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। और इसका जो कांटेक्ट है ये डायथर्मल है। डायथर्मल का मतलब होता है हीट का ट्रांसफर इसमें डायथर्मिक। तो अब बताइए, अगर ए और सी के बारे में बात करें, तो अगर ए का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट सी में जाएगी, और सी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट ए में जाएगी। और हीट का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों के टेम्परेचर सेम ना हो जाए। यानी कि थोड़ी देर बाद हम देखेंगे जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो हम कहेंगे ए और सी के टेम्परेचर कैसे हो गए, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो नियम होता है हीट का। अच्छा, बी और सी के साथ भी यही होगा क्योंकि दोनों का जो कांटेक्ट आप किए हो वो डायथर्मिक है। तो थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे कि बी का टेम्परेचर भी सी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको जोड़ दें आपस में तब क्या होगा, क्या आप कह सकते हो कि जो इसका टेम्परेचर है वही इसका टेम्परेचर है। यहाँ मैथमेटिक्स नहीं दिख रही है आपको, ए का टेम्परेचर सी के बराबर, बी का टेम्परेचर सी के बराबर, तो ए का बी के बराबर नहीं है। तो ए और बी को अगर हम यहाँ पर इसका जो लेयर है इसको डायथर्मिक कर दें तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज देयर टेम्परेचर्स आर इक्वल। यही कहता है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ कहता है अगर दो बॉडीज किसी थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हो ना, हीट का जिसमें ट्रांसफर नहीं होता और टेम्परेचर सेम हो जाता है, तो वो दो बॉडी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। तो लिखिए कहानी जरा। इफ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली, if two systems are separately in thermal equilibrium, in thermal equilibrium with the thermal equilibrium with the third system, thermal equilibrium with the third system, then they are also in thermal equilibrium, then they are also in thermal equilibrium, thermal equilibrium with one another and vice versa, with one another and vice versa. वैसे वर्षा मतलब होता है कि जैसे हम पढ़ रहे हो पानी बरसने लगे, कि वाह वैसे वर्षा जैसे कल बरसा रहा है, यही होता है, मतलब उसका उल्टा। यानी अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए के साथ सी और बी के साथ सी। ठीक है, अब थोड़ी कहानी नीचे लिख लो। इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, if A and B are in thermal equilibrium with C, then A and B will also be in thermal equilibrium. Then A and B will also be in thermal equilibrium. In thermal equilibrium. ठीक है,
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसमें लिखिए इफ टी ए इज इक्वल टू टी सी, पहला इक्वेशन, एंड टी बी इज इक्वल टू टी सी, दूसरा इक्वेशन। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 क्या कह सकते हैं कि टी ए इज इक्वल टू टी बी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब देखिए जीरोथ लॉ वैसे तो जितना हमने बताया है ज्यादातर इतना ही बताया जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी इसका प्रूफ आ जाता है। प्रूफ को जरा सावधानी पूर्वक करिएगा, क्योंकि मैथमेटिकल प्रूफ ऐसे नहीं है, ठीक है, मतलब चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा अजीब तरीके से लिखा जाएगा, तो जरा लिखिए प्रूफ। लेट पी ए वी ए, ऐसे लिखिएगा, पी ए कॉमा वी ऐसे बना दीजिएगा, पी ए कॉमा वी ए ऐसे बंद कर दीजिएगा, ये पी ए वी ए, पी बी वी बी एंड पी सी वी सी। अरे सब इसका प्रेशर इसका वॉल्यूम सबका लिखना पड़ेगा ना पहले। आर सेपरेटली pressure and volumes of the system A, B and C respectively मतलब होता है इनके रेस्पेक्ट से इनके नाम देंगे आप, A, B, C respectively। अब जरा समझिएगा, हम जानते हैं गैस इक्वेशन, अगर गैस की हम बात करें, गैस ही है ये, अगर PV इज इक्वल टू RT होता है और आप कह रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यानी कि प्रेशर वेसर का जो रिलेशन होगा वो इसका बराबर होना चाहिए, इसका बराबर होना चाहिए। तो आप लिखेंगे इफ ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रेशर और वॉल्यूम का फंक्शन और इसका प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है आपस में इक्वल होंगे। ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यानी कि इसको फंक्शन को कैसे डिफाइन करें, तो हमने कहा φ1 फंक्शन है, इसलिए जब कोई चीज किसी चीज से रिलेट होती है, रिलेशन, उसको फंक्शन कहा जाता है, ठीक है, यानी हम कहेंगे इट इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो φ1 PA VA इज इक्वल टू φ2 PC VC, ये लिखा जा सकता है। इसको क्वेश्चन स्टार डाल दो, जरूरत पड़ेगी बाद में, इसलिए हर जगह नहीं पड़ेगी, ऐसे हमने डाल दिया। इसका मतलब ये होता है कि देखिए जब दोनों इक्वल कर रहे हो तो एक रिलेशन आएगा जो चारों को कंटेन करेगा। नहीं, जैसे आपने लिखा P1 प्लस B1 इज इक्वल टू PC प्लस VC ऐसे लिख दिया, तो जब इसको इधर ट्रांसफर करके लाओगे तो P1 प्लस PA प्लस VA माइनस PC माइनस VC बराबर 0, यानी इन चारों को एक रिलेशन में लिखा जा सकता है ना भाई। कहीं अगर हम कह दें कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस टी, तो हम कहेंगे ये एक्स वाई का रिलेशन और ये जेड टी का रिलेशन आपस में इक्वल है, जिसको फंक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं वही यहाँ लिख रहे हैं। तो अगर इस सबको इधर ले आओगे तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी बराबर 0, यानी कि इसको आप एक्स वाई जेड टी को एक रिलेशन के द्वारा डिफाइन कर सकते हो। तो बोले इसको लिखा जा सकता है F1 PA VA PC VC बराबर 0, यानी हमको एक रिलेशन ऐसा मिलेगा जिसमें PA भी होगा, VA भी होगा, PC भी होगा और VC भी होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर हम यहां से बाई इक्वेशन 1 अगर यहां से हम PC निकालना चाहें, जरा देखिए, तो क्या आप कहेंगे PC की वैल्यू इन तीनों के टर्म में आएगी? कोई मैथमेटिकल वैल्यू तो यहाँ पर है नहीं कि 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें। तो क्या आप कह सकते हैं कि अगर PC की वैल्यू हम निकालें तो PA VA और VC के टर्म में आएगी? सिंपल सी बात है। तो यानी कि अगर यहां से हम PC निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक नया फंक्शन आएगा तो उसको कैपिटल F1 लिख दिया, कैपिटल F1 PA VA एंड VC, ये एक रिलेशन आपको मिला, ठीक। इसको क्वेश्चन नंबर आप 2 डाल दीजिएगा। बात समझ में आ रही ना? इसका मतलब हुआ कि ऐसा कुछ रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है सबको एक तरफ ट्रांसफर करके ले आए। अब अगर यहां से y निकालेंगे तो आप कहेंगे y x z और t के टर्म में आएगा। तो हमने कहा y इज द फंक्शन ऑफ x z एंड 10। फंक्शन क्यों लिखा हमने, भाई प्लस में आएगा, माइनस में आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, वो हमको नहीं मालूम है। तो ये तो हमने केस ये लिया जिसमें हमने कहा a और c के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब b और c के साथ में है तब क्या होगा, तो नेक्स्ट लिखते हैं, इसको रब करिए।
अब पहला तो केस हो गया कि ए का सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो हमने वहां से पीसी निकाली, अलग से लिख दिया है हमने। अब अगर बी और सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इफ बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, तो आप कहेंगे कि फाइव थ्री कर दें, इसको 5-3-5-4 मान लें, इसको 5-2 माना था ना हमने, तो उसको क्या माना था, 5-1-5-2 माना था, तो यहाँ पर 5-2-5-3 मानेंगे, इसको 5-2 माना था ना हमने, तो 5-2 PB VB इज इक्वल टू 5-3 PC VC। इसका मतलब ये हुआ जा करके कि PB VB और PC VC में एक रिलेशन हमको मिलेगा, इसको नाम दे दिया हमने F2, F2 स्मॉल F2 है, PB VB PC VC बराबर 0। यहां से आप PC निकाल सकते हैं, और PC की वैल्यू किसके टर्म में आएगी, PB VB और VC के टर्म में आएगी, तो यहां से हमने PC निकाल लिया, तो PC इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल F2 मान लिया हमने, तो आएगा PB VB एंड VC। इसको इक्वेशन नंबर डाल दीजिए 3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इक्वेशन 2 देखिए वहां से भी आपने पीसी निकाला है, और इक्वेशन 3 देखिए वहां से भी पीसी निकाला है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं ना, बाय इक्वेशन 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या हम कह सकते हैं कि F1 PA VA VC बराबर F2 PB VB VC। तो यानी दोनों कैंसिल हो गए, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, अगर प्लस में होंगे तब भी कैंसिल होंगे, माइनस होंगे तब भी कैंसिल होंगे, मल्टीप्लाई होंगे तब भी कैंसिल होंगे, क्योंकि रिलेशन तो एक जैसा होना है, ठीक है, उसको हमने कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, यहाँ पे बड़ा टेक्निकल प्रूफ है, टेक्निकल क्या मतलब, उसको लिखने का तरीका अजीब है। इसका मतलब जो हमारा एक नया रिलेशन आएगा, एक नया रिलेशन आएगा, वो PA VA PB VB के टर्म में आएगा ना, इसको हमने मान लिया F3, F इज इक्वल F2, नहीं अभी ये बात वही है, तो फंक्शन कहाँ चला जाएगा फिर बी कहाँ जाएगा, अगर हम ए केवल कर दें F1 F2 कर देंगे, तो ये हमको इसको देखना है ना, हमको प्रेशर वॉल्यूम चाहिए, तो फंक्शन इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है जब रिलेशन को एक तरफ ट्रांसफर करके रख दिया आपने, जैसे x प्लस वाई हमने बताया था बराबर z प्लस टी, एक तरफ कर दिया आपने, तो x प्लस वाई माइनस जेड माइनस टी बराबर 0 लिखा हुआ है, ये बताना ये चाहते हैं कि ये इसका फंक्शन है, क्योंकि प्लस में है माइनस में है मल्टीप्लाई में, ये हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि ये जो रिलेशन नया बनेगा उसमें PA होगा, VA होगा, PB होगा और VB होगा, यानी उसको हमने दे दिया F3 PA VA PB VB बराबर 0। जब आप 5-1 बराबर 5-2 कर रहे थे, 5-1 A बराबर 5-2 B, तो उसमें PA VA PC VC आया था ना, दूसरे वाले में क्या आया था, PB VB PC VC आया है, इसमें आया है PA VA PC PB VB। इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको, इसका मतलब यह दिख रहा है कि 5-1 PA VA बराबर 5-2 PB, यही तो दिख रहा है इससे, इसको क्वेश्चन में डाल दो डबल स्टार, डबल स्टार का है डालो, स्टार फिर पकड़ना पड़ेगा, फोर्थ डाल दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं, इसको डबल स्टार ही डालो। इक्वेशन नंबर स्टार में क्या लिखा था आपने, 5-1 बराबर 5-2, और यहाँ पर 5-1 बराबर 5-2 था ना, यहाँ 5-1 बराबर इसको 5, एक मिनट इसको गड़बड़ है क्या, उसमें 5-1 5-2 लिखा था, ये 5-2 5-3 है, तो 5-1 आपने लिखा था इसके लिए और 5-2 इसके लिए लिखा था, हाँ तो ठीक तो है ना। देखो 5-1 5-2 के इक्वल है, 5-2 5-3 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ए और बी आपस में कैसे हो गए, ये क्या प्रूफ कर रहा है कि ए और बी दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये क्या प्रूफ कर रहा है कि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो लिखो दिस शोज दैट
दिस शोज दैट, या ऐसे ना लिखिएगा, बाई इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार, बाई इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार, वहां पर फाई वन लिखा था, इसमें फाई वन फाई टू कंफ्यूज हो रहे हैं। फाई वन पी ए वी ए इज इक्वल टू फाई टू पी बी वी बी इज इक्वल टू फाई थ्री पी सी वी सी। ऐसा करिएगा, आप हो सकता है शुरुआत में गलती हो गई हो, जहां पर ए है वहां फाई वन लिखिएगा, जहां पर बी वाला वहां फाई टू लिखिएगा, जहां सी वाला वहां पर फाई थ्री लिखिएगा। तो इससे क्या शो हो गया, इससे शो हो गया कि तीनों फंक्शन सेम न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं। तो नीचे लिखो जरा, these three functions have the same numerical values, these functions gives the same numerical value। जो C वाला हमने लिखा था उसके साथ फाई थ्री लिखेंगे, ठीक है, जो A वाला हमने लिखा वहां फाई वन लिखेंगे, जो B वाला लिखा वहां पर फाई टू लिखेंगे। इतना कर लीजिएगा, हो सकता है वहां फाई वन फाई टू लिखने में दिक्कत हो गई हो। these three functions have the same numerical values through the parameter PV, through the parameter PV of each are different। क्या कह रहे हैं, कहते हैं देखो ये जो वैल्यू है तीनों की कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है, जबकि इनके न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है। ये मतलब पीवी अलग है, पीवी वी अलग है, पीबी अलग है, वीबी अलग है। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि इसका मतलब ये प्रेशर और वॉल्यूम है ना, वो किसी और का फंक्शन है, ये वैल्यू कुछ और दे रहा है। वो क्या है, टेम्परेचर। नहीं समझे भाई, आप कह रहे हो कि ये वैल्यू जो भी आ रही है वही ये वैल्यू आ रही है, वही ये वैल्यू आ रही है, जबकि पी ए वी ए सब डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम किसी और के टर्म में डिफाइन हो रहा है। तो लिखिए, दिस वैल्यू इज टर्म्ड एज टेम्परेचर। इसी वैल्यू को क्या कहा उन्होंने, ये टेम्परेचर है। दिस वैल्यू, वैसे भी पीवी और म्यू आर टी होता है ना, तो पीवी की वैल्यू ऐसे तो टी के टर्म में आ रही है। दिस वैल्यू टर्म्ड एज टेम्परेचर टी ऑफ द बॉडी, यानी आप कहेंगे फाई पीवी इज इक्वल टू टी। तो यानी कि ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर की वजह से ये थर्मल इक्विलिब्रियम होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसे हम इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये हो गया जीरोथ लॉ। थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा डिफाइन करिए। सो द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, भाई पीवी की वैल्यू वैसे तो टी के टर्म में ही तो आएगी ना ये। सो द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम is defined as the property that determines whether or not the body is in thermal equilibrium, whether or not the body is in थर्मल इक्विलिब्रियम। ये जो हम ये लिख रहे थे इसको समझने की कोशिश करिए। ये कह रहे हैं कि तीनों रिजल्ट सेम है, ये तीनों रिजल्ट सेम है, जबकि पी ए वी अलग है, पी बी वी वी अलग है, पी सी वी सी अलग है। तो इसका मतलब साफ साफ देख लो, आप अगर सबका टी सेम कर दो, सबका आर सेम कर दो, ठीक है, और सबका म्यू सेम कर दो, तो ये वैल्यू चाहे जो रखोगे ये वैल्यू तो सेम ही आनी ही वाली है, ठीक है। इसका मतलब ये टी का फंक्शन है, ये टी के टर्म में डिफाइन होगा, ठीक है। तो थोड़ा कहानी लिख दो। इफ ए एंड सी आर, नीचे लिखिए, इफ ए एंड सी आर थर्मल इक्विलिब्रियम, इफ ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन टी ए बराबर टी सी। एंड इफ बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन टी बी बराबर टी सी। दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन इसका कुछ भी नाम नंबर डाल दो, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, टी ए बराबर टी बी बराबर टी सी, यानी कि यहां से टी ए बराबर टी बी आ गया। सो ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, सो ए एंड बी विल आल्सो बी इन
थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस प्रूफ को 99% टीचर नहीं बताते हैं, जरूरत नहीं समझते हैं। और अगर प्रूफ दैट आएगा तब प्रूफ करोगे, अगर 1 नंबर का आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आपसे जीरोथ लॉ को वेरीफाई करने के लिए कहा है, प्रूफ करने के लिए कहा है, तब आप उसको ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।